हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिमांड एंड सप्लाई सीखेंगे। एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में हम सीखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हर चीज़ में अप्लाई होता है। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, फूड, क्लॉथिंग, गैजेट्स या फिर कोई भी सर्विसेज, हर चीज़ में डिमांड एंड सप्लाई एप्लीकेबल होता है। तो आज हम सीखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गाइस, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, डिमांड यूजुअली कम्स फ्रॉम द बायर। कोई भी डिमांड जो है वो बायर की तरफ से क्रिएट होती है। जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी तो उस चीज़ का डिमांड क्रिएट होगा। ठीक है, और उस डिमांड को क्रिएट करने के लिए एक सप्लायर की ज़रूरत होती है। तो यूजुअली सप्लाई कम्स फ्रॉम द सेलर। ठीक है, अब डिमांड किस चीज़ की हो सकती है? डिमांड किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की, लाइक एसेट्स, ट्रांसपोर्ट, मटेरियल थिंग्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, या फिर कोई भी सर्विसेज, किसी भी चीज़ की डिमांड हो सकती है। ठीक है, और इस डिमांड को, इस गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड्स को मार्केट में प्रोड्यूस करके या फिर मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सप्लाई करने के लिए एक सेलर की ज़रूरत होती है। तो वो एक सप्लायर होता है। ठीक है, यहाँ तक इट्स वेरी ऑब्वियस और ये शायद सबको पता है। लेकिन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हर डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने के लिए करेंसीज चाहिए होती है, यानी कि पैसे। हर कंट्री की गवर्नमेंट ने अपनी अपनी अलग अलग करेंसीज बनाई हुई है। जैसे यूएस में डॉलर्स है, यूरोप में यूरो है और इंडिया में रुपीस है। तो कोई भी डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसे। तो हर कंट्री ने अपनी अपनी करेंसीज बनाई हुई है इस डिमांड एंड सप्लाई को मीट करने के लिए। द होल पर्पस ऑफ हैविंग करेंसी इन एनी कंट्री is to meet the demand and supply of that particular country। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे when demand is greater than supply the price goes up। यानी कि अगर कोई भी चीज़ का डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर समझो कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, खरीदार बहुत ज़्यादा है और बेचने वाले बहुत कम है, तो उस चीज़ का प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि जो एडवांटेज जो होगा वो सेलर के पास होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम रिलायंस का स्टॉक ले लें, तो अगर रिलायंस का स्टॉक या शेयर खरीदने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, बहुत खरीदने वाले हैं और बेचने वाले बहुत कम हैं, तो ऑब्वियसली जो एडवांटेज होगा वो सेलर के पास होगा और सेलर हमेशा ज़्यादा प्राइस बोलेगा। और ऐसे में प्राइस जो है उस स्टॉक का ऊपर जाएगा, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमेशा जो एडवांटेज है ना वो सेलर के पास रहेगा, क्योंकि सेलर्स बहुत कम है और बायर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है और बेचने वाले बहुत कम है। तो एडवांटेज जो होगा वो सेलर के पास होगा और सेलर हमेशा ज़्यादा प्राइस बोलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। उसी चीज़ में अगर समझो सप्लाई, व्हेन सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड द प्राइस गोज डाउन। यानी कि अगर बेचने वाले बहुत ज़्यादा है और ख़रीदने वाले कम हैं, तो एडवांटेज जो होगा वो बायर के पास होगा। तो उस चीज़ में बायर तो हमेशा प्राइस कम मांगेगा, कम बोलेगा और उस चीज़ में प्राइस जो है नीचे जाएगा। ठीक है, अगर बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले बहुत कम हैं, तो कोई भी चीज़ का प्राइस जो है वो नीचे जाएगा। सेम एग्जांपल अगर हम रिलायंस के स्टॉक में ले लें, अगर उस स्टॉक को खरीदने के लिए बहुत कम लोग हैं और बेचने के लिए बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, तो उस स्टॉक का प्राइस जो है नीचे जाएगा, क्योंकि एडवांटेज जो है वो बायर के पास है और बायर हमेशा कम प्राइस में मांगेगा। ठीक है, और ये चीज़ जो है ना वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, हर चीज़ में एप्लीकेबल होती है। जैसे रियल एस्टेट हो गया, फूड आइटम्स हो गए,
या कोई भी अदर सर्विसेज या गुड्स हो गए, हर चीज़ में ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। ठीक है कि जब भी खरीदने वाले जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो एडवांटेज जो है वो सेलर के पास होता है, और जब भी बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं तो एडवांटेज जो है वो बायर के पास होता है। ठीक है। तो अभी इस डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने के लिए एक गवर्नमेंट को कितने पैसे प्रिंट करने होते हैं। ठीक है, कितने पैसे मार्केट में प्रोड्यूस करने होते हैं या मार्केट में सप्लाई करने होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी करेंसी प्रिंट करने से पहले, कोई भी पैसे प्रिंट करने से पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टडी करती है कि कितने पैसे मार्केट में प्रोड्यूस करना चाहिए या प्रिंट करना चाहिए। क्योंकि अगर पैसे बहुत ज़्यादा प्रिंट करें तो क्या होगा कि हर चीज़ का डिमांड जो है वो बढ़ेगा। If the government prints excess money, then the demand for goods and services will increase and there will be a shortage of supply. Hence, it will lead to inflation. Inflation मतलब महंगाई। अगर समझो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट कर ले और हर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएं, तो हर कोई अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी सारी डिमांड क्रिएट करेगा मार्केट में, हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो सप्लाई है वो शॉर्टेज हो जाएगा और खरीदार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और बेचने वाले बहुत कम हो जाएंगे। मतलब सप्लाई का शॉर्टेज आ जाएगा, तो ऐसी चीज़ में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है पैसे प्रिंट करने से पहले काफ़ी स्टडी करती है, काफ़ी सोच समझ के पैसे प्रिंट करती है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि काफ़ी सारा डिमांड क्रिएट हो गया और सप्लाई का शॉर्टेज हो गया, तो मार्केट में महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और वो एक कोई भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव चीज़ होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक अफ्रीकन कंट्री, शायद जिम्बाब्वे या कोई अदर अफ्रीकन कंट्री में एक गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पैसे प्रिंट कर लिए थे। उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे प्रिंट करने के बाद मार्केट में लोगों के पास काफ़ी पैसे आ गए और हर चीज़ की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ने लगी और उसका सप्लाई जो है वो काफ़ी शॉर्टेज हो गया। तो सप्लाई के शॉर्टेज होने के लिए उस चीज़ का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो हर कोई, जो एडवांटेज जो था वो सेलर के पास था, तो सेलर अपना प्राइस बोलेगा और बायर को तो क्योंकि उस चीज़ का सप्लाई शॉर्टेज है, बायर को तो खरीदना पड़ेगा। तो क्या हो गया था कि इवन उस कंट्री में इवन ब्रेड खरीदने के लिए एक बैग भर के पैसे लेके जाने होते थे। तो इन्फ्लेशन, महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे प्रिंट करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि ये मार्केट में एक इनस्टेबिलिटी लाएगा, एक नेगेटिव इकोनॉमिकल इम्पैक्ट लाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। इस एक वजह से कोई भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट नहीं करती मार्केट में, वो उतने ही पैसे प्रिंट करते हैं जितने की एक इकोनॉमी को ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कितने पैसे प्रिंट कर सकती है। हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से पैसे प्रिंट कर सकती है, लेकिन ऐसा करने से एक इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी स्टडी करने के बाद ही एक्स्ट्रा पैसे प्रिंट करती है। ठीक है, अनदर थिंग इज एक सिमिलर चीज़ आरबीआई भी करती है। अगर समझो मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई रेपो रेट जो है वो इंक्रीज कर देती है टू कंट्रोल प्राइस एंड रिस्ट्रिक्ट बोरोइंग। यानी कि अगर लोन और अदर लेंडिंग्स अगर मार्केट में कम हो जाए तो लोग बोरो कम करेंगे और परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से इन्फ्लेशन में थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाएगा। अगर आप रेपो रेट समझना चाहते हैं और डिटेल्स में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं रेपो रेट के ऊपर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि रेपो रेट एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो
इस चीज़ को इतना ही कवर करते हैं अभी तक, क्योंकि इसको सिंपल रखना है। अगर आपको रेपो रेट समझने के लिए आरबीआई रेपो रेट क्यों इंक्रीज करती है या क्यों डिक्रीज करती है, और इस पे बैंकिंग सेक्टर पे और बोरोइंग पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये समझने के लिए हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। ओके। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस, हाउ टू क्रिएट द डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट द डिमांड एंड हाउ टू कंट्रोल द डिमांड। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये समझोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में एक क्लियर थॉट प्रोसेस आ जाएगा, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर समझने लगोगे। ठीक है। तो डिमांड कैसे क्रिएट कर की जा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनहेंस द क्वालिटी। कोई भी चीज़ की आप क्वालिटी इम्प्रूव कर दो तो उस चीज़ की डिमांड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप आईफोन ले लो। आईफोन की अगर क्वालिटी, क्योंकि आईफोन की क्वालिटी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो उसकी डिमांड जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप किसी भी चीज़ की क्वालिटी में इम्प्रूव करते हो तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। सेकेंड थिंग इज इनोवेट। जब भी मार्केट में कुछ नया होता है, तो या फिर कोई भी प्रोडक्ट में कुछ नया आता है, तो एक क्यूरियोसिटी रहती है मार्केट में, उससे भी डिमांड क्रिएट होता है। कोई भी अभी जैसे समझो कि आईफोन का एक नया वर्जन लॉन्च हो गया, एक नया आईफोन लॉन्च हो गया, तो उसमें कुछ नया है, तो उससे भी उस चीज़ की काफ़ी डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है। एनी टाइम कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो ऑटोमेटिकली एक एक डिमांड उसके लिए क्रिएट होता है। ठीक है। तो इसके लिए इनोवेशन ज़रूरी है, कुछ नया करना ज़रूरी है, उससे डिमांड क्रिएट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अट्रैक्ट द ऑडियंस। आप लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे? ऑब्वियसली एक आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे मार्केटिंग से, एडवर्टाइजिंग से, कुछ ऑफर्स देके, ऐसे आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करोगे। ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, ये आई एम श्योर हर किसी को मालूम है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एंगेज द ऑडियंस। आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इवेंट्स करेंगे, पब्लिक मीटिंग्स करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, तो वैसे भी उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है। अभी फॉर एग्जांपल समझो कोई भी नया मूवी आ रहा है, तो आपने देखा होगा कि कपिल शर्मा की शोज़ पे वो लोग अपना इंटरव्यूज़ कराते हैं या फिर कोई भी शोज़ कराते हैं, तो उस चीज़ से पब्लिक एंगेजमेंट होता है और उस चीज़ का डिमांड क्रिएट होता है। ठीक है। तो इस तरह ऐसे पब्लिक को एंगेज करके भी आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कंट्रोल द डिमांड। डिमांड को कंट्रोल भी किया जा सकता है। इफ यू curb the supply of any goods and services, the demand will automatically increase. इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ का सप्लाई कम कर दोगे तो डिमांड उसका इंक्रीज होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि समझो अगर कोई भी चीज़ का, राशन का या फिर कोई भी चीज़ का, समझो कोई एक मर्चेंट जो होता है वो उसका सप्लाई कम कर देता है, वो स्टॉक कर देता है। उस चीज़ को मार्केट में ओपनली बेचने के बजाय वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर लेता है अपने गोडाउन्स में। तो एक नया डिमांड क्रिएट हो जाता है और बायर्स ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे डिमांड को लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो कोई इसको नेगेटिवली करता है तो कोई पॉजिटिवली करता है। आरबीआई रेपो रेट कट करके या फिर इंक्रीज करके डिमांड को कंट्रोल करती है अच्छे के लिए, फॉर टू कंट्रोल, मतलब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट कट करके डिमांड को कंट्रोल करती है। वहीं पे कोई कुछ मर्चेंट्स जो है अपने एडवांटेज के लिए चीज़ों को स्टॉक करके उसका डिमांड क्रिएट करते हैं, फिर उसको ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं। तो ऐसे डिमांड को कंट्रोल भी किया जा सकता है। कुछ लोग उसको पॉजिटिवली करते हैं, कुछ लोग ऑब्वियसली नेगेटिवली करते हैं। ठीक है। दूसरा है कंट्रोल प्राइस। अगर आप इफ़ यू रिड्यूस द प्राइस, डिमांड विल इंक्रीज, एंड इफ़ यू इंक्रीज द प्राइस, डिमांड विल रिड्यूस।
और ये ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी भी चीज़ का अगर प्राइस कम कर दोगे, अगर समझो आप आईफोन का प्राइस कम कर दोगे, उसको एक काफ़ी मतलब एक 20-30 हज़ार अगर आईफोन का प्राइस कम कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली उसका जो डिमांड है वो बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर प्राइस बढ़ा के भी डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं पे सिमिलरली अगर आईफोन का प्राइस जो है वो बढ़ा दिया जाए, तो ऑब्वियसली डिमांड थोड़ा घटेगा। अगर उस कंपनी के पास समझो इन्वेंट्री कम है, सप्लाई कम है, तो वो क्या करेगी कि उस चीज़ का प्राइस बढ़ा देगी और डिमांड क्रिएट होगा और फिर ज़्यादा पैसे में बेच सकते हैं, अगर एक्चुअली में वो उस प्रोडक्ट में बहुत अच्छा डिमांड हो, तब तब वो एप्लीकेबल होगा। तो आई होप गाइज ये आपको क्लियर होगा। अगर आप इससे ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, हम और भी चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेकिन आई होप ये काफ़ी कुछ कवर कर देता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में इसी एक शॉर्ट वीडियो में कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में या फिर रेपो रेट के बारे में, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। हम